यहाँ पर सबसे पहले तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने जो स्टडी किया, व्हाट इट गिव्स यू अबाउट द इट गिव्स यू नॉलेज अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही तो कहता है दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना? एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होती है, राइट? यही तो कहता है फर्स्ट लॉ। अब यहाँ पर हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत क्यों पड़ी? इफ आई से कि वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो ठीक है, अच्छी बात है, हम पढ़ने वाले हैं, बट हमें जरूरत क्यों पड़ी? हमारे माइंड में क्वेश्चन ये होना चाहिए, ठीक है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए हम सबसे पहले ये समझेंगे कि व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो लिमिटेशंस जब थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, जिसकी वजह से सेकंड लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया, तो लेट्स से लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, उसमें सबसे पहला है इट डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। सबसे पहला क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या थी कि वो हीट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसको कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा था। हीट ट्रांसफर हो रही है वो बता रहा है, बट किस डायरेक्शन में हो रही है उसका कोई आइडिया नहीं है। तो हम लिखेंगे इट डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। दूसरा है it doesn't tell anything about the conditions under which heat can be transferred into work। ठीक है, तो यहां पर किस कंडीशंस के अंदर जो हीट है उसे हम वर्क में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उसका भी कोई आइडिया यहाँ पे दिया नहीं जा रहा है। तो वी विल से इट डज नॉट टेल anything about the conditions, it does not tell about the conditions under which heat can be transformed into work। और तीसरी जो कंडीशन लिमिटेशन थी वो ये थी कि फर्स्ट लॉ ने ये इंडिकेट नहीं किया कि व्हाई द होल ऑफ द हीट एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क कंटिन्यूअसली। ठीक है, दैट फर्स्ट लॉ डज नॉट इंडिकेट as to why the whole of the heat energy cannot be converted into mechanical work continuously। कि जो हीट एनर्जी जो प्रोवाइड की जा रही है वो मैकेनिकल वर्क में कंटिन्यूअसली क्यों कन्वर्ट नहीं हो रही है उसके बारे में भी कोई इंडिकेशन नहीं दिया गया था, राइट? सो वी विल से इट डज नॉट इंडिकेट it does not indicate why the whole of the whole of the heat energy cannot be converted into mechanical work
कंटिन्यूअसली। तो ये तीन लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। बोलो क्लियर है यहां तक? यस। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए, यहां पर अब हम समझेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। भाई पहले तो हमने ये समझ लिया कि लिमिटेशंस क्या थी, वो लिमिटेशंस थी उसकी वजह से ही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लाया गया, राइट? कि भाई हीट ट्रांसफर की डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा है, कौन सी कंडीशंस के अंदर हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट होगा, इसका आइडिया नहीं लग रहा है। दूसरा, वहां पर ये भी पता नहीं चल रहा है कि हीट एनर्जी से वर्क में जो कन्वर्जन हो रहा है वो कंटिन्यूअसली क्यों कन्वर्जन नहीं हो रहा है, राइट? तो इन सभी चीजों को, जो लिमिटेशन थी, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था, उसके लिए हमारे पास में इंट्रोड्यूस किया गया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है वो समझिए। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये क्या कहता है देखो। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये एक्सप्लेन किया गया दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिराइव a continuous supply a continuous supply of work by, ध्यान से सुनिएगा ये, इट इज इम्पॉसिबल टू डिराइव a continuous supply of work by cooling a body to a temperature lower than that of the coldest of its surrounding। फिर से रिपीट कर रहा हूं, it is impossible to derive a continuous supply of work by cooling a body to a temperature lower than that of the coldest of its surrounding। अब इस स्टेटमेंट को समझने के लिए आप एक चीज समझिए, आप सभी ने अपनी गाड़ी का हीट मतलब जो इंजन है वो देखा है, राइट? आपने देखा होगा कि वहां पर हम जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि जो भी हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उसकी वजह से आपने उसके आसपास का जो पार्ट है, लाइक आपने अगर कभी बॉनेट को भी गाड़ी चलने के काफी टाइम बाद देखा होगा तो वो भी गर्म हो जाता है, राइट? मतलब उसकी जो सराउंडिंग है उसके अंदर सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट लॉस हो रहा होता है। यस और नो? हेलो? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर उसी चीज को समझते हैं कि द हीट इंजन, in a heat engine the working substance extracts a certain amount of heat from the source। मतलब कि जो हॉट बॉडी है वहां से वो क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट, एंड इट कन्वर्ट्स अ पार्ट ऑफ इट इनटू अ वर्क एंड रिजेक्ट द रेस्ट टू द सिंक। सिंक मतलब कोल्ड बॉडी। मतलब कि क्या हुआ कि सपोज हमारे पास में सोर्स है, यहाँ पर मान लीजिए हमने एक सोर्स ले लिया
और सोर्स में से हमने सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क कर लिया। मान लीजिए यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि सपोज ये आपका सोर्स है और ये आपका सिंक है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज योर सोर्स एट टेम्परेचर T1, जिसमें से हमने Q1 एनर्जी, हीट एनर्जी को क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया। एंड यहां से Q2 एनर्जी सिंक में गई, सिंक T2। तो जो रिमेनिंग है उससे हमने क्या किया, वर्क किया। तो वर्क के लिए जो एनर्जी यूज हुई वो कितनी हुई होगी, Q1 माइनस Q2, राइट। और ये जो वर्क हुआ, ये वर्क किसको ट्रांसफर किया गया होगा, तो ये ट्रांसफर किया जाता है टू द व्हील्स ऑफ व्हीकल। बोलो क्लियर है यहां तक, समझ में आया। ठीक है, दो तरीके की प्रोसेस कौन सी है, एक है रिवर्सिबल प्रोसेस और एक है इरिवर्सिबल प्रोसेस। कौन कौन सी, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। अब जैसा नाम है वैसा उसका काम होगा। रिवर्सिबल का मतलब ये है कि जैसे आपने पहले किया था, सपोज आपने कोई प्रोसेस किया, उस प्रोसेस को आप रिवर्सिबल कर सकते हैं, मतलब जैसा था वैसा वैसा आप उसे बना सकते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, रिवर्सिबल। और जिसमें आप रिवर्सिबल नहीं कर सकते उसे क्या कह देते हैं, इरिवर्सिबल। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से भी समझाता हूं, पहले हम देख लेते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो सपोज यहाँ पे हम मैं लिख लेता हूँ रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो रिवर्सिबल प्रोसेस कैसे कहते हैं, तो हम कहेंगे एनी प्रोसेस which can be made to proceed in reverse direction with equal ease by variation in its condition, so that all changes occurring in the direct process are exactly reversed in the reverse process is called reversible process। अब ये अटपटी सी डेफिनेशन है, हमें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी चीज ये है, any process which can be made to proceed in a reverse direction with equal ease with equal ease, it is called reversible process। अब जैसे मान लो आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, देखिए सपोज हमने यहाँ पर एक कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर में टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने क्या किया, इस कंटेनर को मैंने एक कंडक्टिंग एलिमेंट्स, कंडक्टिंग वायर के थ्रू या किसी भी कंडक्टर के थ्रू, ये कंडक्टर है उसके थ्रू मैंने एक अनदर बॉडी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, आप सभी जानते हैं कि अगर इसके पास हीट है, मतलब इसके पास अगर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, देन डेफिनेटली द सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट विल बी ट्रांसफर टू हियर ऑन दिस बॉडी, यस और नो। तो ये हीट जो है वो कब तक ट्रांसफर होती रहेगी इस बॉडी पे, सेकंड बॉडी पे, अगर ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, तो बॉडी बी पर कब तक हीट ट्रांसफर होती रहेगी, बताइए। जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। एग्जैक्टली exactly. जब तक दोनों का टेम्परेचर कैसा नहीं हो जाता, इक्वल नहीं हो जाता। अब ये चीज किसने बताई आपको, किसी ने बताई, ये एक नेचर के अंदर हमने देखी हुई चीज है कि हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की तरफ जो हीट है वो क्या होती है, ट्रांसफर होती है। तो बेसिकली ये जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि नेचर के अंदर ही हम इसे देख सकते हैं, राइट। जैसे अगर यहाँ पर मैं कहूँ कि कब तक होगा, तो जब तक यहाँ 50 डिग्री सेल्सियस होगा और यहाँ पर भी 50 डिग्री सेल्सियस होगा, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, राइट। लेकिन अब आप एक चीज बताओ, क्या यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे मैंने अगर मान लो ये कहूंगा कि ये एक्स प्रोसेस था और ये वाई प्रोसेस है, तो ये एक्स पे से वाई प्रोसेस हमने किया, क्या वाई पे से हम एक्स प्रोसेस पे जा सकते हैं, क्या वाई टू एक्स पे जाना पॉसिबल है, बताओ।
क्या y टू x प्रोसेस पे जाना पॉसिबल है? नो सर। इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये कैसा प्रोसेस हो गया? ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। बोलो, आई बात समझ में? यस सर। यस। फॉर एग्जाम्पल आपको एक और तरीके से बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर हमने एक सिलेंडर लिया, अब इस सिलेंडर के अंदर मैंने यहाँ पर एक डिवाइडर रखा हुआ है। क्या रखा है? ये डिवाइडर है। अब मान लो इस डिवाइडर में अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर गैस 1 है और यहाँ पर गैस 2 है, ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से गैस फिल की हुई है, लाइक दिस। अब मान लीजिए मैंने यहाँ से ये जो डिवाइडर है, इस डिवाइडर को मैंने सपोज यहाँ से हटा दिया, तो क्या हो जाएगा? जब मैं इस डिवाइडर को यहाँ से हटा दूंगा तो ये जो गैस है वो क्या हो जाएगी? मिक्स हो जाएगी। ये सुनो, ये डिवाइडर को जैसे ही मैं हटाऊंगा ये गैस क्या हो जाएगी? मिक्स होगी कि नहीं होगी? राइट, कुछ इस तरीके से, समथिंग लाइक दिस। यस और नो? क्या यस आप सर। यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ये x प्रोसेस है और ये y प्रोसेस है, क्या आप x पे से y पे तो जा सकते हो, लेकिन क्या y पे से x पे आ सकते हो? नो। बताओ। नो सर। नॉट पॉसिबल, राइट? तो इससे क्या कहेंगे? इरिवर्सिबल प्रोसेस। बोलो, आई बात समझ में? रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? यस सर। यस सर। यस। ठीक है। अच्छा, अब ये तो मैंने इरिवर्सिबल के बारे में आपको बता दिया कि कैसा होता है, मतलब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में क्या डिफरेंस है, ये मैंने आपको इससे एक्सप्लेन किया। सपोज अगर हमें रिवर्सिबल के एग्जांपल लेने हैं तो हम क्या लेंगे रिवर्सिबल के लिए एग्जांपल? देखिए, फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, कंबशन। yes exactly, for a reversible process there are few conditions which must be obeyed. तो पहला है, the process should take place very slowly so that the system is always in mechanical, thermal and chemical equilibrium. तो सबसे पहले हम लिखेंगे for a reversible process, for a reversible process पहली कंडीशन क्या है? the process should take place, the process should take place very slowly so that the system, सोना नहीं है भाई साहब, is always in mechanical, thermal and chemical equilibrium. Chemical equilibrium. बोलो, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है। यस सर। और अब इसके एग्जाम्पल अगर Yes. हम देखें कि क्या एग्जाम्पल आएगा इसके लिए, तो देखो एग्जाम्पल है, जैसे सपोज हम कहें an ideal gas allowed to expand slowly and then compress slowly so as to return to its initial state. क्या ये एग्जाम्पल बिल्कुल सही है रिवर्सिबल के लिए? Ideal gas allowed to expand and compress slowly. आप अपनी लैंग्वेज में इसे आगे लिख सकते हैं एज अ पॉइंट, जस्ट मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है। द वर्किंग सब्सटेंस टेकन अलोंग द कंप्लीट कार्नोट साइकिल।
that is also reversible. The working substance taken along the complete Carnot's cycle. ठीक है? All mechanical processes taking place under the action of conservative forces are reversible. All thermal processes taking place at infinitely slow rate are reversible. बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गया आपका रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल दोनों. ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? No, sir. ठीक है, अब समझो कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू वर्क हीट इंजन. मतलब हम ये कहते हैं कि जो हीट एनर्जी हमें प्रोवाइड की जा रही है सोर्स के थ्रू, उस पे हम हमारा जो वर्क हो रहा है वो कैसे हो रहा है. ठीक है, उसका जो कन्वर्जन है उसको हम समझते हैं. तो जैसे हमने यहाँ पर बेसिक फॉर्मेशन तो समझ लिया है ऑलरेडी. ठीक है, यही बेसिक चीज है जिसमें हम ये कहेंगे कि यहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है. राइट, देखिए इसमें तीन चीजें होती हैं कन्वर्जन में. we can say conversion of heat into work, conversion of heat into work heat engine. ठीक है, अच्छा आप समझो इसमें बेसिकली तीन पार्ट्स हैं यहाँ पे. ठीक है, कितने पार्ट्स हैं? तीन. इसमें सबसे पहला पार्ट क्या है? सोर्स ऑफ द हीट. सोर्स ऑफ हीट. तो ये हुई आपका पहला सोर्स. सेकंड क्या है? सेकंड है वर्किंग सब्सटेंस. सेकंड क्या है? वर्किंग सब्सटेंस. एंड थर्ड है सिंक ऑफ हीट. सिंक ऑफ हीट का मतलब क्या हो जाता है? कोल्ड बॉडी. बेसिकली क्या हो जाता है? कोल्ड बॉडी. और सोर्स ऑफ हीट का मतलब ये हो जाता है आपका हॉट बॉडी. बोलो क्लियर है यहाँ तक बेटा? समझ में आ रहा है? हेलो, Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. डायग्राम वो का वही हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं इस चीज को समझने के लिए. राइट, अच्छा. The working substance is taken along a cycle of operation during which it absorbs heat from the source, converts a part of it into mechanical energy, and reject the remaining amount of heat to the sink at the lower temperature. अब जैसे मान लीजिए सपोज मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं कि यहाँ पर मान लो हमने एक सिलेंडर ले लिया और यहाँ पर हमने लिया है एक पिस्टन. इसके साथ हमने एक शाफ्ट कनेक्ट की हुई है और इस शाफ्ट के साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है, मान लो ये आपका टायर है. सपोज क्या है? ये आपका टायर. जस्ट एग्जांपल के लिए, समझने के लिए. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर गैस फिल की हुई है. क्या किया हुआ है? यहाँ पर गैस फिल किया हुआ है. अब होगा क्या कि जब ये गैस एक्सपैंड होगी, बिकॉज आप हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये गैस एक्सपैंड होगी. एक्सपैंड होके ये जो है वो कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आएगा. राइट, ये जो है ये कहाँ पर आ जाएगा? ये यहाँ पर आ जाएगा. इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो टायर है वो कहाँ जाएगा? टायर जाएगा आगे की तरफ. तो यहाँ पर जो वर्क हो रहा होगा वो कैसा वर्क हो रहा होगा? पॉजिटिव वर्क हो रहा होगा. राइट. एंड सेकेंडली अगर हम सोचें कि कुछ बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया, अब ये जो टायर है वो क्या करेगा? वो वापस से अपनी जगह पे आने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? राइट. तो बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया ये जो है वो अपनी जगह पे फिर से आने की कोशिश करेगा. तो यहाँ पर फिर क्या होगा? यहाँ पर होगा नेगेटिव वर्क. यहाँ पर क्या हो रहा होगा? नेगेटिव वर्क. तो यहाँ पर इतना आपको ध्यान रखना जरूरी है कि दिस पॉजिटिव वर्क शुड बी ग्रेटर देन दिस नेगेटिव वर्क. तभी तो क्या होगा? आपका वर्क
आगे होगा, मतलब तभी ये जो टायर है वो आगे की तरफ मूव करेगा। ये मैं आपको एक एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं ताकि आपको एक क्लैरिफिकेशन मिले कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट। बात आ रही है समझ में सभी को? तो Yes, हो sir. क्या रहा है यस कि सर। यहाँ पर जो हीट है उसका सर्टेन पार्ट मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, मतलब कि यहाँ पर आप देखो कि ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, ये आगे मूव कर रहा है। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर कि जो हीट है वो वापस से लॉस भी तो हो रही है। अगर यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि इसने हीट को यहाँ पर गेन किया है और गेन करके आगे गया, तो यहाँ पर जब ये वापस आएगा उस टाइम पे वो हीट को क्या कर रहा होगा, रिजेक्ट भी तो कर रहा होगा, रिजेक्ट कर लो या रिलीज कर लो, राइट। सराउंडिंग में क्या कर रहा होगा, रिलीज कर रहा होगा या रिजेक्ट कर रहा होगा उस हीट को, जिसकी वजह से उसकी जो सराउंडिंग है, उसके आसपास का जो एरिया है वो क्या हो जाता है, गर्म होता है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, हीट का लॉस हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पर? Yes. ठीक है, बोलो आई बात समझ में? यस सर। सो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि आफ्टर अंडरगोइंग दिस साइकिल ऑफ ऑपरेशन द वर्किंग सब्सटेंस कम बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। A continuous supply of the mechanical energy is obtained in a heat engine by performing the same cycle again and again। तो ये जो है ये continuously जो है परफॉर्म करता रहता है और उसकी वजह से हमें क्या मिलता रहता है, कंटिन्यूसली मैकेनिकल एनर्जी मिलती रहती है। बोलो आई बात समझ में? यहां तक समझ में आया? Yes, sir. Yes. अच्छा, Yes, अब sir. यस इसकी अगर हम एफिशिएंसी की बात करें कि एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन, एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन, तो समझो एफिशिएंसी के लिए हम क्या लिख सकते हैं? We can say it is defined as the ratio of external work obtained to the amount of heat energy absorbed from the heat source। क्या लिख सकते हैं? efficiency is equals to external work efficiency equals to external work obtained by heat energy absorbed from the source। ये क्या होगा आपका एफिशिएंसी का, मतलब एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो वी कैन डिफाइन इट इन दिस वे, एक्सटर्नल वर्क ऑब्टेन्ड बाय हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द सोर्स। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम ये डायग्राम से समझें, देखिए आप खुद बताइए कि यहाँ पर हमने लिखा है एक्सटर्नल वर्क ऑब्टेन्ड, तो एक्सटर्नल वर्क ऑब्टेन्ड में क्या हम ये वर्क लिखेंगे? यस और नो? एक्सटर्नल वर्क ऑब्टेन्ड में आप क्या लिखेंगे? W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, बिकॉज Q1 तो उसने ऑब्टेन किया है, सोर्स जो है वहां से उसने Q1 एनर्जी को क्या किया है? ऑब्टेन किया है। तो हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द सोर्स को अगर लिखना है तो क्या आएगा? तो Q1 जो है वो क्या है आपकी? हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड। क्या लिख सकते हैं? Q1 क्या है? हीट एनर्जी अब्सॉर्ब फ्रॉम द सोर्स। यस और नो? Yes. और Q2 क्या है? Q2 वो एनर्जी है जो कि हीट वहां पर क्या कर दी गई है? रिजेक्ट की गई है, एंड इट गोज टू द सिंक, राइट। तो वर्क डन W जो है वो Q1 माइनस Q2, मतलब कि ये जो है आया आपका Q1 माइनस Q2, ये क्या चीज है? ये है एक्सटर्नल वर्क ऑब्टेन्ड। ये क्या है? एक्सटर्नल वर्क ऑब्टेन्ड। बोलो आई बात समझ में? यस सर। सो Yes. यहाँ पर आप देखो
हम एफिशिएंसी के लिए लिख सकते हैं एक्सटर्नल वर्क ऑब्टेन्ड को हम लिखेंगे W एंड हीट एनर्जी ऑब्जॉर्ब, तो कितना एनर्जी ऑब्जॉर्व कर रहा है सोर्स से, तो Q1 एनर्जी ऑब्जॉर्व कर रहा है, यस और नो। Yes, sir. और वर्क डन जो एक्सटर्नल वर्क ऑब्टेन किया वो कितना किया, तो Q1 माइनस Q2 बाय Q1, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं Q1 बाय Q1 माइनस Q2 बाय Q1, तो हमारे पास में एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ जाएगा 1 माइनस Q2 बाय Q1। बोलो आई बात समझ में, एफिशिएंसी क्या आ गया 1 माइनस Q2 बाय Q1। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? No, sir. नो सर। अब अगर आपको 100% एफिशिएंसी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, हमारे पास ये फॉर्मूला है कि भाई हमारे पास है ये पता है कि एफिशिएंसी जो है वो है 1 माइनस Q2 बाय Q1। इसका मतलब इफ यू वांट 100% efficiency, in that case for 100% efficiency क्या करना पड़ेगा, Q2 must be 0। Q2 क्या होना चाहिए 0, मतलब कि जो हीट लॉस हो रहा है वो क्या हो जाना चाहिए 0 हो जाना चाहिए, तभी आपकी एफिशिएंसी क्या होगी 100% होगी, राइट। एंड क्या वो पॉसिबल है कि Q2 0 हो जाए, इज इट पॉसिबल? Hmm. बोलो क्या पॉसिबल है ये कि Q2 0 हो जाए? इट इज नॉट पॉसिबल, राइट, कि 100% एफिशिएंट इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है। यू कैन नॉट मेक 100% एफिशिएंट इंजन। अ स्टीम इंजन having a 12 to 16% efficiency and the petrol engine having the efficiency 26%, diesel engine having the efficiency 40%। आई बात समझ में? यस समझ में सर। आया? Yes, sir. यस सर। बोलो यहां तक कोई डाउट है किसी को? मजा नहीं आ रही क्या तुमको आज पढ़ने में? क्या बात है, सब सो रहे हो? चलिए देखिए कार्नोट्स हीट इंजन, चलो यहां तक तो हमें क्लेरिफिकेशन मिल गया कि दिस इंजन इज नॉट 100% एफिशिएंट, ठीक है। तो क्या किया गया, तो कार्नोट्स हीट इंजन बनाया गया। अब उन्होंने ये कहा कि ये इंजन जैसा अगर कोई इंजन बना लेगा तो उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो सकती है, मतलब जितनी कार्नोट की है उतनी ही उसकी हो सकती है, ठीक है। तो क्या है कार्नोट हीट इंजन, समझिए। लेट्स स्टार्ट कार्नोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। कार्नोट्स हीट इंजन इस चैप्टर में बेसिकली यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्नोट्स हीट इंजन। सर ये इंजन रियलिटी में है या आइडियल हाइपोथेटिकल है, इमेजिनेशन किया है? हाइपोथेटिकल है। दिस कार्नोट्स हीट इंजन इज हाइपोथेटिकल। ओके सर। ठीक है, ऐसा कुछ है ही नहीं जो आज तक 100% एफिशिएंट बना हो, बिकॉज यहाँ पर बात की गई है रिवर्सिबल प्रोसेस को भी यूज करने की, विच इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। चलिए समझिए, अ हीट इंजन इज अ डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म हीट इनटू मैकेनिकल वर्क कंटिन्यूअसली, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। द सब्सटेंस यूज्ड विच ऑन ऑब्जर्विंग हीट परफॉर्म्स एक्सटर्नल वर्क इज कॉल्ड वर्किंग सब्सटेंस। जो हमने हीट हुई है, जो हीट है मतलब जो सोर्स है वहां से हमने हीट ली और उसकी हेल्प से हमने वर्क किया। द वर्किंग सब्सटेंस रिपीटेडली अंडरगोज अ साइक्लिक ऑपरेशन। हम नहीं कहते पिस्टन, पिस्टन जो है, आपने पिस्टन देखा होगा, सभी ने देखा है ना पिस्टन, राइट। यस तो सर। पिस्टन क्या करता है, कंटिन्यूअसली रोटेट होता रहता है पिस्टन, और पिस्टन का एक साइक्लिक प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअसली करता रहता है। तो 1 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन आपने सुना होगा, तो वो जो स्ट्रोक है मतलब एक साइकिल है, वो बात आ रही है समझ में? 1 स्ट्रोक दैट मींस इट्स अ 1 साइकिल।
So the working substance repeatedly undergoes a cyclic operation. The designing of an ideal cycle corresponding to maximum efficiency is essential for constructing a highly efficient heat engine. Repeat कर रहा हूँ. The designing of an ideal cycle corresponding to maximum efficiency is essential for constructing a highly efficient heat engine. अब 1824 में मतलब कि इन 1824 कार्नोट ने कहा, इट एडवाइज्ड उन्होंने ये कहा कि अगर कोई ऐसा डिवाइस बनाते हैं, ठीक है, जिसमें ये जो हीट लॉस हो रहा है अगर आप उसे जीरो कर दो तो वो क्या देता है, 100% एफिशिएंसी देता है. सो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया, द डिवाइस फॉर रियलाइजिंग सच एन आइडियल साइकिल ऑफ ऑपरेशन is called an ideal heat engine or Carnot heat engine. अब उन्होंने आइडियल साइकिल ऑफ ऑपरेशन, जैसे कि आगे चल के कार्नोट साइकिल का नाम दिया गया, क्या नाम है, आइडियल साइकिल ऑफ ऑपरेशन, विच इज नॉन आफ्टर हिज नेम एज कार्नोट साइकिल. कार्नोट नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, नाम था सैडी कार्नोट. क्या नाम था, सैडी कार्नोट. कब, 1824 में बताया था. ठीक है. अब यहाँ पर बेसिकली उन्होंने तीन चीजें बताई. हमारे पास रिक्वायरमेंट थी सिलेंडर, हीट सोर्स, हीट सिंक एंड इंसुलेटिंग स्टैंड. सिलेंडर परफेक्टली मतलब कि कंडक्टिंग होना चाहिए, उसका जो बेस है वो कैसा होना चाहिए, कंडक्टिंग होना चाहिए. सोर्स कंडक्टिंग होना चाहिए, सिंक कंडक्टिंग होना चाहिए, जो स्टैंड है वो इंसुलेटिंग होना चाहिए. तो ये कुछ कंडीशंस रखी गई. उस कंडीशंस के बाद में कार्नोट साइकिल के कार्नोट इंजन के बारे में बताया गया. अब उसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन के अंदर ये बताया गया कि जो सोर्स है, चलो मैं पहले लिख देता हूं, चार चीजें हैं. पहला है आपका सिलेंडर, ठीक है. सेकंड है आपका हीट सोर्स. थर्ड है आपका हीट सिंक. और फोर्थ है इंसुलेटिंग स्टैंड. ये चार चीजें हैं, ठीक है. जिसमें सबसे पहला है सिलेंडर. तो सिलेंडर कैसा होना चाहिए, तो समझो, द मेन पार्ट ऑफ द कार्नोट इंजन इज द सिलेंडर हैविंग परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल. क्या होना चाहिए, परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल्स एंड परफेक्टली कंडक्टिंग बेस. ये दो चीजें बताई गई. क्या होना चाहिए, परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल्स एंड कंडक्टिंग बेस. ठीक है. तो यहां पर क्या होगा, उसकी वजह से ये होगा कि हीट कैन एंटर और लीव द सिलेंडर थ्रू इट्स कंडक्टिंग बेस. इट इज फिटेड विद अ परफेक्टली इंसुलेटिंग एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन. मैं रिपीट कर रहा हूं, हीट कैन एंटर or leave the cylinder through its conducting base. Heat can enter or leave the cylinder कहां से, through its conducting base. ठीक है. और उसे किस पे फिट किया जाता है, तो इंसुलेटिंग स्टैंड पे.
बोलो यही बात समझ में आई। और यहाँ पर जो पिस्टन होगा वो कैसा होगा, तो फ्रिक्शनलेस पिस्टन होना चाहिए। बोलो यहां तक कोई डाउट? नो सर। No, sir. दूसरा बताया गया हीट सोर्स। दूसरा क्या बताया गया, हीट सोर्स। अब ये हीट सोर्स कैसा होना चाहिए, तो इट इज अ हॉट बॉडी ऑफ इनफाइनाइटली लार्ज थर्मल कैपेसिटी। कैसा होना चाहिए, हॉट बॉडी ऑफ infinitely large thermal capacity. The working substance draws heat from the source of heat again and again, but its temperature remains constant. मतलब कि जो वर्क के लिए जो हीट उसमें से गेन की जाएगी, आफ्टर गेनिंग दैट heat from the source, the temperature must remain constant of the heat source. बोलो आई बात समझ में? मतलब कि जैसे समुंदर है, समुंदर में से पानी निकालते रहो निकालते रहो निकालते रहो, वो कम नहीं होना चाहिए, वैसी कंडीशन हमारे सामने हीट सोर्स के लिए है। बोलो आई बात समझ में? Yes, sir. तो यहाँ पे यस सर। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है। तीसरा है हीट सिंक। सिंक मतलब जो कोल्ड पार्ट है जहां पर की हीट लॉस हो रहा है वो। सो इट इज अ बॉडी एट सम लोअर टेम्परेचर, अ बॉडी एट अ lower temperature. It also has infinite thermal capacity. क्या होना चाहिए, infinite thermal capacity. Whatever the amount of heat may be rejected by the working substance to the sink, its temperature remains constant. तो यहाँ पर भी चाहे वो कितनी भी हीट को रिजेक्ट करे, पर उसका जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। जबकि होता क्या है कि जितने ज्यादा हीट रिजेक्ट होगी उतना ही ज्यादा सराउंडिंग में टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जितना भी हीट को रिजेक्ट किया जाएगा बाय द वर्किंग सब्सटेंस to the sink, its temperature should remain constant. तो यहां पर हम ये क्या कह सकते हैं, temperature should be constant though heat rejected by working substance। बोलो आई बात समझ में? यहां तो कोई डाउट? चौथा है इंसुलेटिंग स्टैंड। चौथा क्या है, इंसुलेटिंग स्टैंड। फोर्थ वन। अब इंसुलेटिंग स्टैंड में क्या होता है तो समझो, ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ कार्नोट साइकिल द वर्किंग सब्सटेंस अंडरगोज एडियाबैटिक एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ कार्नोट, जब ये पूरा प्रोसेस हो रहा होता है कार्नोट साइकिल का, उस टाइम पे द वर्किंग सब्सटेंस अंडरगोज एडियाबैटिक एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। फॉर दिस the cylinder is placed on a perfectly non-conducting stand. It thermally isolates the working substance inside the cylinder from the surrounding. Right? So here insulating stand का जो यूज होगा हमारे यहाँ पे, इसमें क्या होगा, the working substance
the working substance undergoes adiabatic process, adiabatic expansion and compression. The working substance undergoes adiabatic expansion and compression during the operation of Carnot cycle. ठीक है? The cylinder is placed on a perfectly non-conducting stand. Perfectly non-conducting मतलब कौन सा स्टैंड हो गया? इंसुलेटिंग स्टैंड हो गया. तो सिलेंडर को हमने किस पे रखा गया है? तो सिलेंडर is placed on a insulating stand basically. Cylinder is placed on insulating stand. किस पे रखा गया है? On insulating stand. अब इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखने की वजह से क्या होगा कि थर्मली इट थर्मली आइसोलेट द वर्किंग सब्सटेंस फ्रॉम द सराउंडिंग. समझ में आ रहा है? इंसुलेटिंग स्टैंड रखने की वजह से क्या होगा कि जो टेम्परेचर है वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. एंड थर्मली वो कैसा रहेगा? आइसोलेट रहेगा. राइट? एंड द वर्किंग सब्सटेंस, इट थर्मली आइसोलेट द वर्किंग सब्सटेंस फ्रॉम द सराउंडिंग. तो जो हम ये कह रहे हैं कि जो सराउंडिंग है उसकी वजह से जो हीट लॉस हो रहा है, लाइक वो यहां पर नहीं होगा. सपोज आपके बॉडी जो है वो गर्म है, लेकिन अगर आप किसी ठंडी जगह पे चले जाएंगे तो आपका जो बॉडी है वो क्या होता है कि आपकी बॉडी में से हीट ज्यादा बाहर आएगी. क्यों? आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको वार्म रखने के लिए. लेकिन अगर मान लीजिए कि आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर आपका बॉडी टेम्परेचर रूम टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, तो क्या वहां पर उसको एनर्जी रिलीज करने की जरूरत पड़ेगी? यस और नो? नो सर. तो यहां पर क्या हो रहा है कि थर्मली आइसोलेट कर रहा है किसको? वर्किंग सब्सटेंस को फ्रॉम द सराउंडिंग. तो वी कैन से इट थर्मली isolates the working substance from the surrounding. बोलो, क्लियर है यहां तक? बताओ Yes, भाई, sir. समझ में आ रहा Yes, है? sir. Yes, sir. ठीक है. अब ये होता कैसा है तो देखो मैं आपको बताऊं. ये कुछ इस तरीके का होगा, समझो आप. मैं इसको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ, आप देखिए. सपोज ये हमने सोर्स लिया, ठीक है. ये है आपका सोर्स. तो ये जो पार्ट है ये, ठीक है, ये तो पूरा इंसुलेटिंग हो जाएगा. ठीक है. ये कंडक्टिंग बेस रहेगा. ये क्या रहेगा? कंडक्टिंग. ये आपका सोर्स है. ये टेम्परेचर T1 पे है. सिमिलरली सिंक भी ऐसा ही होगा, डिट्टो. ये जो सोर्स है उसकी जगह हम लिख देंगे सिंक. ये हो जाएगा क्या? सिंक. टेम्परेचर T2. फिर जो स्टैंड होगा वो कैसा होगा? तो स्टैंड होगा ऐसा. ये आपका स्टैंड है, इंसुलेटिंग स्टैंड. और जो वर्किंग सब्सटेंस वो है वो उसके लिए, तो फॉर द वर्किंग सब्सटेंस
ये ऐसा होगा, क्या लिख सकते हैं इसको, सिलेंडर विथ कंडक्टिंग वेज। बोलो क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई डाउट है बताओ किसी को? No, sir. पक्का? No, sir. Yes, sir. यस सर। ग्रेट। अब हमें इसकी स्टडी करनी है पूरी कार्नोट साइकिल। क्या स्टडी करनी है? कार्नोट साइकिल। यहां तक क्लियर है? पहले बताओ, ये डायग्राम क्लियर है सभी को, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का? Yes. यस सर। Yes, sir. ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं टेम्परेचर T1, यहाँ टेम्परेचर ले लेते हैं T2। ओके, सो द सिलेंडर कंटेनिंग द वर्किंग सब्सटेंस, हम लोग मान लेते हैं 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, is placed in a contact with the heat source so that the gas acquire the constant temperature T1 of the source. ठीक है, the gas is allowed to expand slowly. As the gas expand, it draws heat from the source through its conducting base and the piston slowly move outwards the cylinder. The slow movement of piston will ensure always a constant temperature T1 of the gas, and thus gas expand isothermally from the initial state P1 V1 to the final state P2 V2। मतलब यहाँ पर जो प्रोसेस होगा बेटा, ये आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। ये हमने पढ़ा हुआ है। ये कैसा प्रोसेस होगा? आइसोथर्मल प्रोसेस होगा यहाँ पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बोलो क्लियर है? यस सर। ठीक है, सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि let Q1 be the amount of heat absorbed by the gas from the source and W1 be the work done by it. As the process is isothermal in nature, it can be obtained that, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप है, स्टेप 1, ये कार्नोट साइकिल पढ़ रहे हैं हम लोग लिख सकते हैं the amount of work done Q1 is equals to W1 इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 to V2, बिकॉज आप देख सकते हो कि वॉल्यूम कहां से कहां जा रहा है, तो V1 to V2 वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है और टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है, राइट? तो इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 to V2 P डॉट dV एंड V दो, यहां पर हमने क्या लिया हुआ है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इट इज इक्वल्स टू द RT1 log Vz V2 by V1, or you can say area of A B B small a capital A B small b small a into capital A, मतलब ये वाला एरिया कंसीडर किया इन्होंने। बोलो यहाँ तक क्लियर है? यस सर। पक्का? यस सर। सेकेंड स्टेप, ये स्टेप 1 हो गया, सिलेंडर बाहर की तरफ आया, राइट? नाउ द cylinder is now removed from the source and is placed in contact with the insulating stand. सेकेंड स्टेप, पहला स्टेप हो गया कि सिलेंडर ने एनर्जी ऑब्टेन की, उसकी वजह से गैस जो है एक्सपैंड हुई, V1 to V2 वॉल्यूम हुआ,
एंड उसकी वजह से जो सिलेंडर है मतलब जो पिस्टन है, पिस्टन कहाँ आया, बाहर की तरफ आया, राइट। एनर्जी ली और उसकी वजह से सिलेंडर पिस्टन ने अपना वर्क किया, वर्क हमने लिख दिया है RT1 log E V2y V1, ठीक है। अच्छा स्टेप 2 क्या है, तो स्टेप 2 में the cylinder is now removed from the source and is placed into contact with the insulating stand. The gas is completely thermally isolated from the surrounding. Therefore, the gas is allowed to expand further. The expansion will be adiabatic in the nature, and W2 with the work done by the gas during this adiabatic expansion along B2C. तो ये जो B2C वाला जो पाथ है यहाँ पर एडियाबेटिक प्रोसेस होगी, क्या होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस भी आप कह सकते हैं, एडियाबेटिक एक्सपेंशन भी हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। सेकंड स्टेप, पहले में हुआ आइसोथर्मल प्रोसेस, सेकंड में होगा एडियाबेटिक एक्सपेंशन अलोंग द पाथ B2C, ठीक है। बिटवीन द स्टेट्स रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट B टू पॉइंट C जा रहा है, प्रेशर P2 V2 है एंड पॉइंट C पे P3 V3 टिल द टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस बिकम्स T2। और यहाँ पर टेम्परेचर कितना आ जाता है, B2C पे पहुंचता है तो टेम्परेचर कितना हो जाता है, T2। दैट मीन्स इक्वल टू द हीट, इक्वल टू द हीट सिंक, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं स्टेप 2 में, द वर्क डन W2 यहाँ पे लिख देता हूँ, इट्स एडियाबेटिक एक्सपेंशन, adiabatic expansion, and we can say W2 is equals to integration from कहाँ से, V2 से V3, राइट, B2C जा रहे हैं तो V2 से V3 प्रेशर dV और we can say R times of T1 minus T2 by gamma minus 1 equals to एरिया क्या आंसर लेंगे, BC V2C then small c then small b and then capital B। तो ये आपका एरिया कंसिडर करेंगे यहाँ पे, दिस वन। तो BCC B कैपिटल B, ये एरिया लेंगे। बोलो यहाँ तक क्लियर है, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. तो ये सेकंड वर्क हो गया W2 मतलब। अब तीसरा जो प्रोसेस होगा, अब ये आइसोथर्मल है तो क्या यहाँ से C से D वाला जो होगा क्या वो भी आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, जहां पर कि P3 V3 से P4 V4 पे जाएगा फाइनल स्टेट, and Q2 be the amount of heat rejected by the gas to the sink, yes or no। अब क्या होगा, we can say in step 3 initial state C P3 V3 to final state D P4 V4, let Q2 be the amount of heat rejected by the gas to the sink and W3 be the work done on it, be the work done on it। So what we can write, we can write Q2 equals to
because reject we heat, so which is Q2 equals to work done this third वॉल्यूम V3 से V3। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है गैस। क्या हो रहा है, गैस कंप्रेस हो रही है। जब गैस कंप्रेस होती है तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है कि इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। तो डिक्रीज होता है तो हम क्या लिखेंगे, P इंटू माइनस dV। बोलो यस और नो। सो क्या लिख सकते हैं, माइनस, अच्छा आप एक चीज समझो, अगर हमने यहाँ माइनस लिया है तो हम लिख रहे हैं V3 से V4, लेकिन अगर हम ये माइनस साइन को रिमूव करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, व्हाट वी कैन राइट V4 टू V3 P डॉट dV इज इक्वल्स टू R T2 log V3 बाय V3। और एरिया कौन सा लेंगे, एरिया विल बी C D D C, C मतलब ये वाला एरिया आएगा यहाँ पे लाइक दिस। तो C से D, D से स्मॉल d से स्मॉल c से कैपिटल C। तो ये हो जाएगा एरिया C कैपिटल D स्मॉल c एंड कैपिटल C। बोलो यहाँ तक क्लियर है। Yes. लास्ट 4 स्टेप है। लास्ट स्टेप में क्या होगा, स्टेप 3 हो गया, स्टेप 4, स्टेप नंबर 4। तो स्टेप 4 में the cylinder is once again placed on the insulating stand, right? The gas is further compressed along the adiabatic DA। यहाँ पर भी adiabatic compression होगा। देखो यहाँ पर expansion हो रहा था, यहाँ पर भी adiabatic होगा, ठीक है, यहाँ पे isothermally हो रहा था। तो D2A में क्या होगा, adiabatic process। So the cylinder is once again placed on an insulating stand. The gas is compressed along adiabatic DA so that it returns to its initial state. The temperature of the gas become equal to that of the source T1। फिर से जहां से शुरुआत की थी फिर से वहीं पहुंच गए हैं, राइट। तो W4 is the work done on the gas between the initial state D and the final state A। तो P4 V4 से कहाँ जाएंगे, P1 V1 पे। तो यहाँ पर फर्दर क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, राइट। तो we can say the further gas is compressed, the gas is compressed and the temperature of the gas becomes equal to that of the source T1 initial state D P4 V4 to final state A P1 V1, ठीक है। So what we can write, work done for V4 से V1 P dot minus dV because compression हो रहा है तो नेगेटिव वर्क डन होगा। एंड माइनस साइन को रिप्लेस करने के लिए हमें लिमिट्स V1 से V4 लेनी पड़ेगी। देन P डॉट dV, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, सॉरी टेम्परेचर इनिशियल स्टेट पे आ गया वापस से, तो R T1 माइनस T2 बाय गामा माइनस 1। इट्स एडियाबैटिक प्रोसेस। एरिया आ रहा है D, then A, then small a, then small d, and then capital D। So D A D D। So we can say area is D capital A small d capital D। This is going to be the area। बोलो यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर एक चीज Yes, क्लियर sir. है कि W1 and W2 आर द पॉजिटिव, W3 and W4 आर नेगेटिव।
right? So net work done by the working substance on a complete cycle अगर हम लिखें तो we can write net work done by the working substance, उसके लिए हम लिखेंगे W equals to W1 plus W2 minus W3 minus W4 because it's negative work. ठीक है, now W2 is equals to W4. W2 and W4 क्या है, सेम है, आप देखना। तो ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वर्क डन क्या रह जाएगा, W1 माइनस W3। बोलो ये बात समझ में? तो W1 माइनस W3 विच इज इक्वल्स टू वी कैन से Q1 माइनस Q2। अब देखो वर्क W3 को हमने किसके इक्वेट किया है, देखो क्या वर्क डन 3 को हमने Q2 के इक्वेट किया है, यस और नो? यस सर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वर्क डन की 3 की जगह Q2, राइट? So in a Carnot heat engine, during each cycle, the mechanical work obtained is equal to the net amount of heat absorbed by the working substance. So W is equals to Q1 minus Q2. बोलो आई बात समझ में? यस सर। और जब आप इसका एरिया फाइंड करेंगे, जैसे हमने लिखा कि एरिया ए बी बी वी ए प्लस एरिया बी सी सी वी, राइट, इस तरीके से जो हमने एरिया लिखा है, तो जब आप एरिया फाइंड करेंगे तो यू विल फाइंड कि वर्क डन जो आएगा वो आएगा वर्क डन इज इक्वल्स टू एरिया ए बी सी डी ए, ये हमारा एरिया आएगा फाइनल, ठीक है? एंड अगर हम एफिशिएंसी की बात करें, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल, इफ वी से efficiency of Carnot cycle, so we have the formula of efficiency which is efficiency के लिए हम लिखते हैं 1 minus Q2 by Q1 must be equals to 1 minus, अच्छा अब Q2 by Q1 अगर आप लिखते हैं तो Q2 हमने लिखा है RT2 log base E V3 by V4 by RT1 log E, ये आपको आगे इक्वेशंस लिखी हुई है बेटा, जो हमने थोड़ी देर पहले लिखी हुई है, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखो आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो एफिशिएंसी कैन बी रिटन एज 1 माइनस T2 log E V3 by V4 बाय नीचे आ जाएगा T1 log E V2 by V1, ठीक है? नाउ द पॉइंट्स A and B lie on the same isothermal, point B and C lie on the same adiabatic, point C and D lie on the same isothermal, and point D and A lie on the same adiabatic. यहाँ पर देखो, यहाँ से आपको क्लियर होगा, देखो पॉइंट A एंड B, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B किस पे है, आइसोथर्मल पे है, राइट? है कि नहीं? फिर B एंड C किस पे है, सेम एडियाबेटिक पे है। C एंड D, ये C एंड D किस पे है, ये भी आइसोथर्मल रहेगा, ये भी क्या रहेगा, आइसोथर्मल। एंड D एंड A ये किस पे रहेगा, तो ये रहेगा एडियाबेटिक पे। सो यहां से हम क्या लिख सकते हैं वो देखो, वी कैन से पॉइंट A एंड B, since A and B lie on same isothermal, so we can say P1 V1 is equals to P2 V2. Similarly, B and C lie on same adiabatic, so for that we can say P2
V2 raised to gamma equals to P3 V3 raised to gamma. Again C and D lie on the same isothermal, तो उसके लिए लिख सकते हैं C and D के लिए P3 V3 is equals to P4 V4 and D and A lie on the same, रुको इसको हटा देता हूँ, ये अच्छा नहीं लगेगा दिखने में. C and D lie on same isothermal और D and A lie on same adiabatic. तो ये हो जाएगा P4 V4 raised to gamma is equals to P1 V1 raised to gamma. बोलो क्लियर? हेलो. Yes, sir. Yes. Yes, ये मान sir. लो इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2, दिस इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, 4 इक्वेशन हो गई. ठीक है. अब हम इसको मल्टीप्लाई करें, अगर जैसे कि मल्टीप्लाइंग द रिस्पेक्टिव साइड्स ऑफ द इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, तो हमें क्या मिलेगा? देखो मल्टीप्लाइंग द रिस्पेक्टिव साइड्स, सो ये हो जाएगा P1 V1 P2 V2 रेज़ टू गामा P3 V3 P4 V4 रेज़ टू गामा. मतलब क्या किया पता है, ये वाली साइड्स मल्टीप्लाई हो गई, P1 V1 हो गया, P2 V2 हो गया, P3 V3 हो गया, P4 V4 रेज़ टू गामा हो गया. इधर सामने क्या आएगा? P2 V2 then P3 V3 raised to gamma, P4 V4 and P1 V1 raised to gamma. ठीक है. तो हमारे पास में जो फाइनली बचेगा वो रहेगा, आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है बेटा. V2 V4 इज इक्वल्स टू V3 V1, ये बचेगा हमारे पास में. देन यू कैन राइट V3 बाय V4 इज इक्वल्स टू V2 बाय V1. ठीक है. अब आप यहाँ पे देखो, ये जो इक्वेशन है एफिशिएंसी इज इक्वल्स 1 माइनस T2 log E V3 by V4 V2 by V1. अगर यहाँ पर V3 by V4 को हम रिप्लेस करें V2 by V1 से, ठीक है. देखो V3 by V4 को अगर हम किससे रिप्लेस करें, V2 by V1 से, सो यूज दिस इन इक्वेशन, नंबर मैंने नहीं दिया है तो मैं इसे A लिख देता हूँ, इन इक्वेशन A. ठीक है. अब इस इक्वेशन को मैं यहाँ से देखो, ये इक्वेशन ले ली. अब इसमें ये जो V3 V4 है, इस V3 V4 की जगह मैं अगर लिखूं तो 1 माइनस, अब देखो V3 by V4 की जगह V2 by V1 आ जाएगा, तो V2 ये और ये कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे. यस और नो? तो रिमेनिंग क्या रहेगा? रिमेनिंग विल बी एफिशिएंसी इज इक्वल्स 1 माइनस T2 by T1. बोलो क्या ये बात समझ में आई आप सभी को? Yes, sir. ठीक है. Yes. ये हमारे पास है फाइनली जो एफिशिएंसी है कार्नोट साइकिल की, मतलब कार्नोट इंजन की, वो हमें मिलती है एफिशिएंसी इक्वल्स टू 1 माइनस T2 by T1. ठीक है. अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लेते हो कि T1 और T2 का टेम्परेचर सेम है, तो एफिशिएंसी 100% हो जाएगी. बोलो आई बात समझ में? Yes, sir. बोलो अब कोई डाउट है? Anyone No, has any sir. doubt in this? No, sir. No, sir.